हेलो एवरीवन। तो बीटीटीएच के पिछले नोवेल पार्ट में हमने देखा था एंसेस्टर शाओजुआन जैसे ही शोयान को पूरे हेवनली टूम के क्रिस्टल को दे देते हैं, शोयान उन्हें कहता है एंसेस्टर मैं दोबारा से हमारी शाओ क्लान की ग्लोरी को वापस ला कर ही रहूंगा। ये बोलकर वो उस क्रिस्टल के अंदर कल्टीवेट करने के लिए चला जाता है और अंदर जाने के बाद वो फील करता है जो क्रिस्टल छोटा दिख रहा था उसके अंदर एक बड़ा सा समंदर मौजूद है। अब इस चीज को देखकर शोयान जान जाता है कि अगर शोयान ये क्रिस्टल को प्यूरिफाई कर देता है उसका सोल डी स्टेट पर एडवांस हो जाएगा। अब ये जानने के बाद शोयान फटाक से अपनी लिटिली को निकालकर वो क्रिस्टल को प्यूरिफाई करने लग जाता है। अब इसे देखते देखते शोयान को रिट्रीट करते हुए 1 महीना बीत जाता है और हमें जब बाहर की सीन दिखाई जाती है हमें पता चलता है इधर शाओजुआन की फिगर धीरे धीरे बुढ़ा होने की साइंस को शो कर रहा है। ये देखकर आसपास प्रेजेंट हुए सारे सोल बॉडी बहुत ज्यादा मायूस हो जाते हैं क्योंकि उनके लिए शाओजुआन एक गॉड की तरह थे, इनफैक्ट गॉड ही थे। अब जैसे ही दूसरे महीने का लास्ट डे आता है हमें ऑलमोस्ट शाओजुआन की बॉडी इस दुनिया से पूरे तरीके से डिसअपियर होते हुए दिखाई देता है। ये देखकर सारे के सारे हेवनली टूम के सोल बॉडी उनके सामने घुटने टेक देते हैं, लेकिन इधर शाओजुआन कहते हैं शायद मैं अपने पोते को सक्सेड होते हुए नहीं देख पाऊंगा। अब इधर हमें दिखाया जाता है काफी दिनों के बाद शोयान का बड़ा सा स्पिरिचुअल बॉडी अब अपने रियल फॉर्म में आने लगा है। अब शोयान होश में आने के बाद उस जगह को देखने लगता है जहाँ पर उसके एंसेस्टर गायब हुए थे और इनमें शोयान अपने एंसेस्टर का स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को अपने हाथों में रख लेता है। फिर हमें पता चलता है इस हेवनली टूम का नया मालिक शोयान बन चुका है और शोयान का सोल अब डी स्टेट में भी अपग्रेड हो चुका है। अब सीन चेंज होकर आता है हेवनली टूम के बाहर जहाँ पर बहुत सारे पावरफुल एक्सपर्ट्स प्रेजेंट होते हैं। अब जब 15 दिन बीत जाते हैं तब गु युवान फोर्सफुली हेवनली टूम की गेट को खोलकर शोयान को लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हेवनली टूम के अंदर से कोई पावरफुल फोर्स उनको बाहर ढकेल देता है। ये चीज जब वो बाकियों को कहते हैं सब सरप्राइज हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन में जूनर आ जाती है। अब इसी टाइम पर सब देखते हैं हेवनली टूम से एक अजीब सा फोर्स रिलीज हो रहा है। तो ये देखकर गुडाओ कहते हैं सर हम यहाँ पर किसी का इंतजार कर रहे हैं, हमारा कोई भी इरादा नहीं है आपको डिस्टर्ब करने का। अब सब देखते हैं एक बड़े से टनल आसमान में बनता है और उसके अंदर से शोयान निकलता है और शोयान कहता है क्या सिर्फ मुझे रिसीव करने के लिए इतनी बड़ी टोली। लेकिन इसी टाइम पर गुयुआन जान जाते हैं कुछ टाइम पहले जो फोर्स उनको फोर्सफुली पीछे ढकेल दिया था वो किसी और का एनर्जी नहीं शोयान का ही एनर्जी होता है। अब उसके बाद शोयान अपने एंसेस्टर शाओजुआन का इस दुनिया से पूरे तरीके से वैनिश होने के बारे में गुयुआन को बताता है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा मायूस हो जाते हैं। तो अब यहीं से हमें आगे दिखाया जाता है। अब सारी चीजों को सुनने के बाद अब गुयुआन अपने दिल में पत्थर रख के शोयान को कहते हैं कल वो दिन है जब 15 दिन कंप्लीट हो रहा है, तो शोयान तुम क्या करना चाहते हो। ये सुनकर शोयान भी अपने सर को हिलाकर कहता है आखिर मैं कर ही क्या सकता हूँ, मेरे पिता को बचाने के लिए मेरे पास कोई दूसरा रास्ता अब है नहीं और रिगार्डलेस चाहे कुछ भी हो जाए मुझे मेरे पिताजी को रेस्क्यू करना ही होगा। आखिर ये प्रॉमिस मैंने अपने दोनों भाइयों को दिया है और वैसे भी बाप बाप होता है, चाहे दुनिया एक तरफ हो जाए और हमारे पिता एक तरफ हो जाए तो हम अपने पिता को ही चुनेंगे ना कि दुनिया को। तो शोयान की ये सारी बातों को सुनने के बाद यानचिंग और लेइंग शोयान को ब्लेम नहीं करते। आखिर शोयान के हाथ में जो एंशिएंट जेड है वो शाओ क्लान का एंशिएंट जेड है, तो शोयान इसका जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कर सकता है और अगर इस बार वो हान क्लान के साथ फाइट करना चाहते हैं तो फिर शोयान के हेल्प बिना वो ऐसा नहीं कर सकते, स्पेशली जब शोयान डी स्टेट पर एडवांस कर चुका हो। और वैसे भी इन दोनों को ये पता था कि अगर शोयान अपने डी स्टेट के खतरनाक सोल के ऊपर रिलाई करता है तो फिर शोयान इन दोनों में से किसी को भी डरने नहीं वाला। और इधर शोयान के ऐसे रिप्लाई को सुनकर गुयुआन बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होकर कहते हैं अगर ऐसी बात है तो फिर चलो कल चलते हैं, तुम्हारे पीछे तीनों क्लान के एक्सपर्ट्स रहेंगे और जैसे ही तुम्हारे पिताजी तुम्हारे हाथों में आएंगे हम सब मिलकर आंटी आंडी के ऊपर हमला कर देंगे, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए हम सबको मिलकर आंटी आंडी से वो जेड को वापस लेना ही पड़ेगा या फिर उसे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और अगर गलती से ये आंटी आंडी ताओशे एंशिएंट गॉड मेंशन को खोल
देता है तो फिर वो दाऊदी क्लास में एडवांस कर जाएगा, और अगर ऐसा होता है उस टाइम पर इस दुनिया में कोई भी उसके साथ फाइट नहीं कर पाएगा। और वैसे भी अभी के लिए शोयान को अपने डिस्टेड सोल के साथ भी फाइट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, वो भी हांटी आंटी के साथ। और अगर उसके साथ इतना ज्यादा पावरफुल एंशिएंट क्लान रहेंगे तो फिर शायद ही वो हांटी आंटी का सामना कर सकता है। और वैसे भी हान क्लान में बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो शोयान के टक्कर के हैं। इसी टाइम पर गुडाओ कहते हैं, इस टाइम के दौरान मैंने ऑलरेडी स्काई मेंशन अलायंस को ये सारी खबर को पहुंचा दिया है, और हम जब स्काई बर्लिन माउंटेन रेंज पर पहुंचेंगे तब अलायंस के एक्सपर्ट्स भी वहां पर प्रेजेंट हो जाएंगे। इस तरीके से जब हमारी 4 पार्टीज इकट्ठी होंगी, हमें हान क्लान को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। इसी टाइम पर गुयाओ कहते हैं, जब तुम हेवनली टूम में थे मैंने याओ क्लान और ली क्लान के बीच में एक स्पेशल टनल को क्रिएट कर दिया है, और अगर ये दोनों ही जुल्म के अंदर कोई भी अनएक्सपेक्टेड थिंग होते हैं तो फिर हमें उसकी खबर इंस्टेंट ही मिल जाएगी। और अभी के लिए तीनों क्लान हायर अलर्ट मोड में इंटर कर चुके हैं, और जो एल्डर्स अपने रिट्रीट पर गए थे उनको भी वापस बुला लिया गया है। और जैसे ही एक बार ऑर्डर मिलता है वो सब लोग साथ में इकट्ठे हो जाएंगे। और इस बार ये जो स्पेशल टनल बनी है वो मैंने पर्सनली बनाया है, जिसके चलते मुझे अलर्ट करे बिना कोई भी इस स्पेशल टनल को तोड़ नहीं सकता। अब आगे गुयुआन कहते हैं, क्योंकि तुम सक्सेसफुली अपने रिट्रीट से बाहर आ चुके हो तो फिर हम बेसिकली पूरे तरीके से तैयार हैं, हमें बस कल का इंतजार करना है। अब हमें दिखाया जाता है रात हो गया है। अब सीन चेंज होकर आता है श्रेयान के ऊपर, जो कि बैम्बो फॉरेस्ट के अंदर कोर्टयार्ड में खड़ा होता है और उसके आगे देख रही होती है आसमान को। अब वो कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ आसमान को देखते हुए सोचता है, बिना रियलाइज करे हुए उसे ब्लैक कॉर्नर से सेंट्रल प्लेस आते हुए 10 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका है। और इस टाइम के दौरान वो छोटा सा लड़का जो उस टाइम पर दुनिया से बिल्कुल अनजान था, अब वो धीरे से उस अलायंस का लीडर बन चुका है जो कि सेंट्रल प्लेस को डोमिनेट कर रहा है। ऑफ कोर्स ये सब उसके पिताजी की वजह से हुआ है। आई मीन उनको रेस्क्यू करने के लिए ही तो शोयान यहाँ आया था, और देखते ही देखते 10 साल हो गए हैं। अब ये सब सोचते सोचते शोयान अपने हाथों में अपने एंशिएंट जेड को अपेयर करता है। अब देखते ही देखते उस एंशिएंट जेड में से एक कमजोर सी स्पिरिचुअल लाइफ इनप्रिंट बाहर आता है। अब शोयान की उंगलियां उस स्पिरिचुअल लाइट को सहलाने लगता है। फिर वो एक गहरी सांस को लेते हुए कहता है, फादर हम कल फिर से साथ में आ जाएंगे। और फादर अब मैं उन हाइट्स तक पहुंच चुका हूँ जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब शोयान मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उस इंसान से मिल नहीं पाया हूँ जिससे मैं सबसे ज्यादा मिस करता हूँ। अब इसी टाइम के दौरान शोयान को पीछे से एक सॉफ्ट सी हाथ हक कर लेता है, और वो होती है जूनर। अब जूनर शोयान के सामने प्रेजेंट हो जाती है और कहती है, अगर आपके अभी के अचीवमेंट्स के बारे में अंकल शाह को मालूम पड़ता तो वो सच में काफी ज्यादा खुश होते। ये सुनकर शोयान फटाक से पीछे मुड़कर जूनर के दोनों हाथों को पकड़ लेता है। उसके बाद वो जूनर को हक कर लेती है, अपने पुराने ख्यालात को भूलकर। अब आगे शोयान कहता है, मेरे बचपन में एक बारी अपने पिता को बोला था मैं जूनर को अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ, लेकिन उस टाइम पर मेरे पिताजी ने मुझे डांट कर कहा था मुझे इस तरीके से दिन में सपना नहीं देखना चाहिए। लेकिन मैं उनके आंखों में देख पा रहा था कि वो तुम्हारे ऊपर काफी इम्प्रेस्ड हैं, और जब मैं अपने पिता को रेस्क्यू कर लूंगा उनके सामने हम एक ग्रैंड वेडिंग को रखेंगे। ये सुनकर जूनर अपने फेस को शोयान के बॉडी में चिपका लेती है, क्योंकि ऐसी वर्ड्स को सुनकर उसको बहुत ही ज्यादा शर्म आने लगती है। लेकिन उसकी जो प्रिटी आंखें थी उससे खुशी छुप ही नहीं रही थी। अब जूनर की ऐसी स्माइल को देखकर शोयान के अंदर का वो प्यार अब वो छुपा नहीं पाता, जिसकी वजह से वो अपने हाथ को आगे बढ़ाकर जूनर के कमर को टाइटली पकड़ लेता है। फिर वो जूनर के आंखों के सामने उसके होठों को किस कर लेता है। उसके बाद शोयान फटाक से एक ही सारे में अपने कमरे में जूनर को लेकर प्रेजेंट हो जाता है। उसके बाद उस कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है अपने आप। ऑफ कोर्स शोयान के इशारों पे फिर पूरा रात शोयान और जूनर एक दूसरे को उपभोग करने लगते हैं। आई मीन गाइज आप लोग समझ ही जाओ अब मैं आगे क्या ही बोलूं। खैर छोड़ो, ये मैटर
के बारे में मैं और डिटेलिंग से आपको नहीं बता सकती। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सुबह होने के बाद हमें दिखाया जाता है लिंग शोयान और सुनर के कमरे के बाहर उन दोनों को वेट कर रहे होते हैं। अब वो हल्की आवाज में कहते हैं, यंग मिस और मास्टर शोयान, टाइम आ चुका है। उसके बाद दरवाजा खुलता है और वो बाहर आता है। अब शोयान को देखकर लिंग मन ही मन सोचते हैं, अभी कुछ ही टाइम पहले ये लड़का कितना ज्यादा नादान था, लेकिन अभी के लिए ये पूरे कॉन्टिनेंट का एक पीक एक्सपर्ट बन चुका है। इसी टाइम पर जूनर शोयान के साइड में प्रेजेंट हो जाती है। ये देखकर ली लिंग जूनर को कहते हैं, यंग मिस, सच में आपकी आई साइट बहुत ही ज्यादा शानदार है। इसी टाइम पर शोयान कहता है, चलो जूनर यहाँ से चलते हैं और रोड लिंग गुड बाय। ये बोलकर शोयान अपने सामने के माउंटेन को देखने लगता है और वो वहाँ पर कई सारे पावरफुल उरू को भी सेंस करता है। फिर अब शोयान जूनर के हाथ को पकड़कर एक ही फ्लैश में आसमान पर चला जाता है। अब जूनर और शोयान को जाते हुए देख पीछे से एल्डर लिंग बड़बड़ाते हुए कहते हैं, यंग मास्टर शोयान और मिस जूनर, मैं आपकी सफलता का दुआ करूंगा। और अभी के लिए शोयान और जूनर जैसे ही आसमान में प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर पहले से ही गुक्लैंड के एल्डर्स ऑर्डरली खड़े हुए होते हैं। अब इन दोनों के अपेयर होने के बाद गुयुआन अपेयर होते हैं। अब वो दोनों अपनी बेटी और इन फ्यूचर सन इन लॉ को अच्छे से देखते हैं। फिर वो एक सेकंड के बाद अजीब तरीके से हंसते हुए कहते हैं, लगता है तुम दोनों मुझे जल्द से जल्द ग्रैंडफादर बनाना चाहते हो। अब गुयुआन के मुंह से बाहर आए ऐसे वर्ड्स को सुनकर शोयान और जूनर दोनों के दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। लेकिन गाइस, ये कितना ज्यादा प्राइवेट मैटर है और ऊपर से इस गुयुआन को हर एक चीज कैसे पता चल जाता है यार। और अपनी बेटी की ऐसी हरकतों के ऊपर आखिर कौन नजर रखता है। खैर छोड़िए, अब हमें एनिमे के अंदर आगे दिखाया जाता है। इस बात को सुनकर जूनर एकदम टमाटर जैसे लाल हो जाती है शर्म के मारे और इनमें शोयान सूखी खांसी के साथ ये मैटर को चेंज करता है। अब शोयान टॉपिक को चेंज करते हुए कहता है, क्या ये गुक्लैंड का पूरा फोर्स है। ये सुनकर गुयुआन कहते हैं, नहीं, ये हमारा पूरा फोर्स नहीं है। हाँ, लेकिन ये कहना पड़ेगा कि हमारी ये ट्रू स्ट्रेंथ है, क्योंकि इस बार हमारा ओपोनेंट एक्सट्रीमली मिस्ट्रियस हान क्लान है, तो हम बिल्कुल भी केयरलेस नहीं हो सकते। ये सुनकर शोयान हल्के से अपने सर को हिलाता है। फिर उसकी आंखें जैसे ही गुक्लैंड के एक्सपर्ट्स को देखता है, वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। अब शोयान पाता है गुक्लैंड के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट है गुयुआन और उनके नीचे आते हैं ब्लैक समर्ट किंग गुलाई, जिनके साथ शोयान बस एक ही बार मिला है और शोयान के हिसाब से इनका स्ट्रेंथ इंटरमीडिएट स्टार के ताओशेंग का है और ब्लैक समर्ट किंग गुलिंग के नीचे होते हैं तीनों इमोर्टल्स और इन तीनों की स्ट्रेंथ 7 स्टार ताओशेंग की होती है और ये तीनों हान क्लान के तीनों डीमन सेड के बराबर में आते हैं और ये तीनों इमोर्टल के बाद गुक्लैंड के तीनों एल्डर आते हैं और शोयान ने ज्यादातर ये तीनों एल्डर्स को कभी देखा नहीं है। साफ तौर पर ये सभी लोग अभी के लिए रिट्रीट पर गए हुए थे। हालांकि इन सभी के ऊपर से शोयान की नजरें बस एक बार गई थी, लेकिन वो डिस्कवर करता है कि इनमें से कम 5 लोगों की स्ट्रेंथ 4 या 5 स्टार के ताओशेंग लेवल का है और अगर इसी लाइनअप को सेंट्रल प्लेस पे रख दिया जाए तो फिर इसके सामने कोई भी चीज टिक नहीं पाएगा। और जब शोयान गुक्लैंड के सारे एल्डर्स को देख रहा होता है, गुक्लैंड के सारे एल्डर भी शोयान को देखते हैं और ये सब लोग शोयान को देखकर स्माइल पास करते हैं, क्योंकि उन सबको पता है हालांकि शोयान का स्ट्रेंथ बस 6 स्टार ताओशेंग की है, लेकिन उसका सोल का स्टेट है डी स्टेट का सोल, जिसके वजह से उसका सोल सबको खतरनाक प्रेशर प्रोवाइड कर रहा था। और जब शोयान की आंखें इनके ऊपर से जा रही हो, उनको ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उनकी रूह कांप रही हो। अभी शोयान जैसे ही अपनी नजरों को इन सब के ऊपर से हटाता है, तभी आसमान में एक टोलिया पेड़ होता है और ये होता है यन क्लान का। अब यन चिंग गुयुआन की तरफ ग्रेट करते हुए कहते हैं, एल्डर क्लैन हेड गुयुआन, यंग फ्रेंड शोयान, मेरे क्लैन के सारे इलाइट एक्सपर्ट्स यहाँ पर प्रेजेंट हो चुके हैं। इसी टाइम पर हमें यानचिंग के पीछे 10-12 लोगों दिखाई देता है और उन सब का ऑरा पावरफुल था। इसी टाइम पर शोयान जैसे ही यानचिंग के पीछे देखता है, उसको एक लाल कपड़ों को पहनी हुई वुमेन दिखाई देती है और ये लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। लेकिन जैसे ही शोयान यान क्लैन के पूरे टोले को ऑब्जर्व करता है, उसको पता चलता है ये पूरे टोले में इस औरत की स्ट्रेंथ
दूसरे नंबर पर आती है और शायद इसका स्ट्रेंथ 7 स्टार ताओशिंग की होगी, जो कि गुगलान के 3 इमोर्टल का लेवल का है। अब जब शोयान का नजर इस लड़की के ऊपर जाती है, अब वो वुमेन भी शोयान की नजरों को डिटेक्ट कर लेती है, जिसकी वजह से वो अपने सर को ऊपर उठाकर एक अजीब सी स्माइल दिखाती है। उसके बाद उसकी आंखों से एक अजीब सा फ्लक्चुएशन ओमिट होता है और इस फ्लक्चुएशन की वजह से लोग अपनी दिमाग की संतुलन खो सकते हैं। लेकिन इस फ्लक्चुएशन को सेंस करके शोयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होकर कहता है, सोल टेम्पटिंग टेक्निक कहा जाता है कि एंशिएंट टाइम में ऐसा एक स्पिरिचुअल स्किल हुआ करता था और जो भी इसका इस्तेमाल कर पाता था उसके पास लोगों को कंट्रोल करने की एबिलिटीज होती थी और इसे काफी ज्यादा अजीब बोला जा सकता है। लेकिन ये बस उन्हीं के खिलाफ एक्टिव होता है जिनका स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इस एक्सपर्ट से कमजोर हो। अब शोयान फील करता है इस ओमेन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ परफेक्ट हेवनली स्टेट पर पहुंच चुका है, तो अगर वो ये सोल टेम्पटिंग टेक्निक को शोयान के ऊपर इस्तेमाल करता है तो फिर उसको शोयान से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। और इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है उस प्रिटी वुमन की स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन जैसे ही शोयान के स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन के साथ टकराता है वो टूट जाता है, जिसकी वजह से वो वुमन की बॉडी कांपने लगती है। उसके बाद अब जब वो शोयान को देखती है वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि इस माइटी प्रेशर के सामने उसका सोल पूरे तरीके से ट्रैम्बल हो चुका था। खैर ये लड़की के पास एक्सपीरियंसेस की कमी नहीं होती। अब वो एक पल के शॉक के बाद इंस्टेंट ही सिचुएशन को समझ जाती है। अब ऐसा लगता है जैसे उसने कोई भूत को देख लिया हो। अब वो कहती है डिस्टेड सोल, और जो कुछ टाइम पहले उसने छोटी सी ट्रिक खेली थी अब वो चुपचाप से इसे वापस ले लेती है। अब इस प्रेशर को फील करके यानचिंग हंसते हुए कहते हैं यंग फ्रेंड शोयान, ये हमारी यान क्लैन की एल्डर याओलिंग है। ये बोलते ही यानचिंग पीछे मुड़कर यानलिंग को देखकर हंसते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था तुम्हें फालतू में शोयान के खिलाफ अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के साथ नहीं खेलना चाहिए, वरना तुम्हें एक कड़वी दवा खानी पड़ेगी। ये सुनकर वो औरत बोलती है, मुझे प्यारी यानलिंग बोलो, ना कि एल्डर यानलिंग। ये बोलते ही वो फटाक से अपनी पलक झपकाते हुए शोयान को देखकर बोलती है, आखिर इतनी कम एज के होने के बावजूद भी इसकी सोल लेजेंडरी डी स्टेट में कैसे पहुंच गई। सच में बाहरी अपीयरेंस को देखकर असली चीज का पता नहीं लगाया जा सकता। और उस टाइम पर शाओक्लान ने शाओजुआन को प्रोड्यूस किया था और अब शोयान को लगता है ये ऊपर वाला शाओक्लान के ऊपर थोड़ा ज्यादा ही मेहरबान है। अब यानलिंग के पीछे खड़ी हुई यान क्लान के मेंबर्स भी इस टाइम पर शोयान को सरप्राइजिंग तरीके से देख रहे होते हैं। अब वो सब कहते हैं, डिस्टेड सोल, हमारे ये क्लैन हेड भी इस लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं। अब शोयान स्माइल करते हुए कहता है, फेरी यानलिंग, आप मेरा कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो, मैं तो बस लकी रहा हूँ। अब जब शोयान यानलिंग के पीछे फेरी लगाता है तो यानलिंग का चेहरा और भी ज्यादा ब्रिलियंट हो जाता है। साफ तौर पे वो इसे फॉर्म ड्रेस को ही पसंद करती थी। अब फाइनली गोयुआन कहते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे हम यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं, तो मैं यहाँ पर आगे कुछ भी नहीं बोलूंगा। तो आप सब अपने अपने दिल में हान क्लान के स्ट्रेंथ को समझ चुके होंगे। तो जब युद्ध की शुरुआत होती है तो हमें अपने दुश्मन को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। अब गोयुआन की ऐसे इंस्ट्रक्शंस को सुनकर तीनों एंशिएंट क्लान के मेंबर्स बिल्कुल ही शांत हो जाते हैं, क्योंकि ये सब गोयुआन के बातों में राजीनामा भर रहे थे। ये बोलते ही गोयुआन शोयान को देखते हैं। फिर जैसे ही शोयान अपने सर को हाँ में हिलाता है, गोयुआन अब अपने सर को हिलाते हुए कहते हैं, तो चलो अब जब आप सब लोग समझ गए हो तो फिर आगे बढ़ा जाए। उसके बाद हमें उस स्पेस में एक क्रैक लाइन को गोयुआन बनाते हुए दिखाई देते हैं। फिर वो कहते हैं गो। अब पोर्टल को ओपन करने के बाद गोयुआन पहले उसके अंदर एंटर करते हैं। पीछे शोयान और जोनर फटाक से उनको फॉलो करते हैं। फिर दोनों क्लैन के क्लैन हेड उसके अंदर घुस जाते हैं। फिर एक एक करके सारे बंदे उस पोर्टल के अंदर एंटर कर जाते हैं और आखिर बंदा इस स्पेशल टनल के अंदर घुसने के बाद ये स्पेशल टनल अपने आप ही गायब हो जाता है। अब सीन चेंज होकर आता है स्काई मेंशन अलायंस के अंदर और वहाँ पर अभी काफी भगदड़ मच रहा होता है और अभी के लिए सारी दिशाओं में से वो सब सेंट्रल फ्लेस के नॉर्दर्न वेस्टर्न की तरफ उड़ जाते हैं। और जब स्काई मेंशन अलायंस अपने इतने सारे एक्सपर्ट्स को डिस्पैच करता है तब सेंट्रल फ्लेस में अप्रोच फैल जाता है, क्योंकि सब जानते थे स्काई मेंशन अलायंस का सिर्फ एक ऐसा दुश्मन है जो कि स्काई मेंशन अलायंस को अपने इतने सारे एक्सपर्ट्स को डिस्पैच करने के लिए मजबूर कर दे, और वो होता है हान क्लान। अब सेंट्रल फ्लेस की नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में बरियल स्काई
माउंटेन रेंज एग्जिस्ट करता था। हालांकि अभी के लिए यंगर जेनरेशन के बंदों को इस जगह के बारे में पता ना हो, लेकिन ओल्डर जेनरेशन के बीच में ये जगह बहुत ही ज्यादा फेमस है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर वो शाओ क्लैन और हान क्लैन के बीच में मेमोरेबल बैटल हुआ था। और इस माउंटेन रेंज के गहराइयों में एक बैटल फील्ड होता है, और ये बैटल फील्ड बहुत बड़ा होता है, और उसके अंदर बहुत सारे मैजिकल बीस्ट भी मौजूद होते हैं। और इसी चीज की वजह से इस जगह पर ज्यादा लोग आना जाना नहीं करते। लेकिन आज के लिए ये बैटल फील्ड थोड़ा ज्यादा ही मिस्टीरियस लग रहा था, और वो मैजिकल बीस्ट जो कि यहाँ पर बिना कोई परवाह किए घूमते थे, वो अभी यहाँ से पूरे तरीके से गायब हो चुके होते हैं। एक्चुअल में इस टाइम पर इस ह्यूज बैटल फील्ड में एक सिंगल मैजिकल बीस्ट को भी देखा नहीं जा सकता, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ के मैजिकल बीस्ट ने यहाँ पर होने वाले अर्थ सीकिंग बैटल को पहले से ही डिटेक्ट कर लिया था। अब इस बर्लिन माउंटेन रेंज में कुछ और टाइम तक शांति रहती है, फिर स्विच स्विच आवाजों के साथ तेज तेज हवाएं चलने लगती है। अब दूर से एक क्रैकलाइन अपीयर होता है, फिर वो पोर्टल में से कुछ एक्सपर्ट्स निकलकर इस माउंटेन रेंज में अपीयर हो जाते हैं। अब गुयुआन बर्लिन माउंटेन रेंज में पहुंचने के बाद कहते हैं, तो फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुंच गए। अब वो कॉम्प्लिकेटेड तरीके से इस जगह को देखने लगते हैं, क्योंकि यही वो जगह था जहाँ पर हान और शाओ क्लैन ने लास्ट टाइम बैटल लड़ा था, और अनएक्सपेक्टेडली हजारों सालों के बाद दोबारा से हान क्लैन के साथ यही बैटल ग्राउंड में ही बैटल हो रहा है। अब जैसे ही सब यहाँ पर लैंड करते हैं, एक्सपर्ट्स चारों तरफ फैल जाते हैं। अब इन सब की अलर्टनेस से भरी आंखें पूरे माउंटेन रेंज को स्कैन करने लगता है। अब यानचिन आगे बढ़कर कहते हैं, लगता है हान क्लैन यहाँ पर पहुँचा नहीं है। ये सुनकर गुयुआन अपने सर को हाँ में हिलाते हैं। अब नॉर्थर्न स्काई को देखते हुए शोयान अचानक से कहता है, लगता है स्काई मेंशन अलायंस के एक्सपर्ट्स भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। अब हमें सामने के स्पेस में कुछ रिपल्स बनते हुए दिखाई देता है, और इसी टाइम पर हमें नॉर्थ के आसमानों से कई सारे तेज तेज हवाओं के आने की आवाज सुनाई देता है। फिर कई सारे ह्यूमन फिगर सामने से उड़ते हुए आते हैं, और अगर हम इनके नंबर्स के बारे में बात करेंगे तो फिर तीनों एंशिएंट क्लैन के जितने भी एक्सपर्ट्स यहाँ पर मौजूद थे, स्काई मेंशन अलायंस के एक्सपर्ट्स उनसे बिल्कुल भी कम नहीं होते। अब इसी फ्राइटनिंग लाइनअप को देखकर लेइंग और यानचिंग के फेस में सरप्राइज फ्लैश होता है। अब वो दोनों ही कहते हैं, लगता है इस टाइम पर स्काई मेंशन अलायंस अपने पूरे स्ट्रेंथ को डिस्पैच कर रहा है। अब उस ह्यूमन ग्रुप का लीडर होते हैं याओला। अब वो इस जगह पर पहुँचते ही हंसते हुए कहते हैं, लगता है हमें यहाँ पर पहुँचने में देरी नहीं हुई। और याओला के पीछे हमें मेड्यूसा और लिटिल फेरी डॉक्टर दिखाई देते हैं, और बाकी के लोग इनके पीछे होते हैं। और अभी के लिए मास्टर याओलाओ के साथ क्विंगलिंग, हिल टावर के एंसेस्टर और ओल्डमैन शैंगलोंग भी प्रेजेंट होते हैं। अब इतनी बड़ी सेना के इकट्ठे हो जाने के बाद दोनों ही पार्टीज के बीच में बातचीत स्टार्टिंग हो जाती है। अब शाओ चेन तीनों क्लैन हेड को एक बार देखने के बाद वो शोयान की तरफ देखने लगते हैं। फिर वो शोयान को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर वो शोयान से पूछते हैं, बेटा क्या तुम ठीक हो? अब शोयान भी अपने एंसेस्टर को देखकर काफी ज्यादा खुश होकर कहता है, हाँ मैं सही हूँ। लेकिन वो अभी के लिए शाओचुन को नहीं बताता शाओजुआन के साथ क्या हुआ है, क्योंकि शाओचुन और शाओजुआन काफी ज्यादा क्लोज थे। तो अगर उनको शाओजुआन के साथ हुए कांड के बारे में पता चलता है तो फिर ये उनके लिए काफी बड़ा झटका साबित होगा। अब शोयान और शाओचुन जब बात कर रहे होते हैं, शोयान को मेड्यूसा की खुशबू आती है। अब जूनर जो कि शोयान के साइड में प्रेजेंट था, वो मेड्यूसा को देखकर आगे बढ़ते हुए जेंटल स्माइल के साथ बोलती है, बिग सिस्टर काइलिन, हम दोबारा मिल रहे हैं। तो अभी के लिए शाओ शाओ की कैसी हालचाल है? ये सुनकर मेड्यूसा स्माइल करते हुए सॉफ्ट आवाज में कहती है, हाँ वो सही है, बस वो किसी इंसान की वजह से परेशान रहती है जो कि हर वक्त लगभग घर से गायब रहता है। ये सुनकर जूनर स्माइल करने लगती है, लेकिन ये सुनकर शोयान बस हेल्पलेस तरीके से अपने सर को हिलाता रहता है, क्योंकि इतने टाइम तक स्काई मेंशन अलायंस से दूर रहने की वजह से लगता है उसकी फर्स्ट बेबी उससे गुस्सा हो चुकी है। अभी इसी टाइम पर मेड्यूसा स्माइल के साथ कहती है, शोयान क्या तुम्हारे सारे चोट सही हो चुके हैं? और गाइस मैं सबको बता दूं, भले ही शोयान के घर ना लौटने की वजह से मेड्यूसा शोयान से काफी गुस्सा हो, लेकिन तब भी उसका दिमाग बहुत ही ज्यादा काम रहता है और वो अपने इमोशंस को अपनी समझदारी के ऊपर हावी नहीं होने देती। इधर शोयान कहता है, हाँ मैं पूरे तरीके से रिकवर हो चुका हूँ। इसी टाइम पर शोयान अपने अलायंस के पूरे एक्सपर्ट्स को देखकर कहता है,
क्या तुम सबको डर नहीं है कि इतने सारे एक्सपर्ट्स को डिस्पैच करने के बाद अलायंस की फाउंडेशन खराब हो जाएगी? ये सुनकर मेडुसा कहती है, टीचर याओलाओ ने कहा था ये तुम्हारे लिए काफी जरूरी है। ये सुनकर शोयान सरप्राइज होकर काफी ज्यादा वार्म फील करता है और इस जगह पर स्काई मेंशन अलायंस आ जाने की वजह से ये जगह पूरे तरीके से चहल पहल से भर जाता है। और तो और इस जगह की एक्टिविटी की वजह से सेंट्रल प्लेस के कई सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन बस स्काई बर्लिन माउंटेन पहुँचने के बाद ये सारे एक्सपर्ट्स की पैर आगे नहीं बढ़ते। ऐसा इसलिए क्योंकि वो सेंस करते हैं ये जो स्ट्रेंथ यहाँ पर इकट्ठी हुई है उसकी लेवल बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। तो अगर वो लोग इस लेवल के बैटल के चपेटे में आ जाते हैं तो फिर ये अपने आप को शायद ही प्रोटेक्ट कर पाए। अब इसे देखते ही देखते जैसे ही शाम हो जाता है, शोयान और गोयुआन जो कि अपने अपने पत्थरों के ऊपर बैठकर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, वो दोनों एक साथ अपने आंखों को खोलते हैं। फिर वो दोनों एक ही साथ कहते हैं वो लोग आ गए। अब इन दोनों की आवाज जस्ट सबके कानों में एंटर किया होता है, तभी आसमानों के ऊपर से काफी ज्यादा काला धुआं क्रिएट होने लगता है। अब एंड में उस पूरे धुएं से एक बड़ा सा स्पेशल टनल ओपन होता है और उस टनल में से कई सारे पावरफुल ऑरा फैलने लगता है और इस स्पेशल टनल से बाहर आया ब्लैक फॉग पूरे आसमान को ढक लेता है। अब इंस्टेंट ही टेम्परेचर गिर जाता है और एक डार्क और कोल्ड ऑरा चारों तरफ फैलने लगता है। अब हमें हांटी आंडी का फिगर अपीयर होते हुए दिखाई देता है। अब हांटी आंडी नीचे प्रेजेंट हुए बड़े से आर्मी को देखकर हंसते हुए कहता है ये बर्लिन माउंटेन रेंज में बहुत टाइम से चहल पहल नहीं था। इसके बाद नाइट डिवाउरिंग फ्लेम और हान क्लान के बाकी के एक्सपर्ट्स उठते हुए हांटी आंडी के पीछे प्रेजेंट हो जाते हैं। अब जब हांटी आंडी यहाँ पर अपीयर होता है, लिंग का एक्सप्रेशन काफी ज्यादा डार्क हो जाता है। तो अब वो चिल्ला कर कहते हैं हांटी आंडी हमारे एंशिएंट जेट को वापस कर, नहीं तो हम फ्यूचर में तुम्हारे हान रियलम के ऊपर अटैक जरूर करेंगे। अब लिंग की ऐसी गुस्से भरी आवाज को सुनकर हांटी आंडी हंसते हुए कहता है तुम हान क्लैन के ऊपर हमला करोगे? शायद अब इस दुनिया में ऐसा कोई मौजूद नहीं है जिसके पास ऐसा करने की स्ट्रेंथ हो। फिर हांटी आंडी लेइंग को इग्नोर करते हुए शोयान को देखकर कहता है शोयान तो तुम क्या करना चाहते हो? तो क्या तुम अपने एंशिएंट जेट को उस इंसान के बदले में एक्सचेंज करना चाहोगे या फिर तुम्हारा भी डकैती डालने का इरादा है? अब हांटी आंडी की बात को सुनकर शोयान उसी के आंखों में आंखें गड़ाकर बोलता है मैं अपने पिताजी के साथ मिलना चाहता हूँ। अब शोयान की ऐसी बात को सुनकर हांटी आंडी अपने हाथों को मूव करता है। उसके बाद इसके साइड का स्पेस फट जाता है। फिर इंस्टेंट ही सबको कई सारी चीन की आवाज सुनाई देती है। अब हमें दिखाया जाता है एक पिंजरा जो कि पूरे तरीके से काले धुएं से बना था, वो आसमान में अपीयर होता है और उसके अंदर शाओ झान प्रेजेंट थे और उनके बॉडी को जहरीले स्नेक की तरह कई सारे चेन ने जकड़ के रखा था। अब जैसे ही शोयान शाओ झान को देखता है वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और शोयान देखता है 10 साल के अंदर अंदर उसके शाओ क्लैन का हेड अभी के लिए सफेद बालों वाला बुढ़ा बन चुके हैं। अब अपने पिता की ऐसी मिसेरेबल हालत को देखकर शोयान के दिल में किलिंग इंटेंट क्रिएट होने लगता है, लेकिन वो अपने फीलिंग्स को अपने दिल में दबाकर गुस्से में अपने नाखून से अपने हाथों को जैसे ही क्लांच करता है उसके नाखून से उसके हाथ कट जाते हैं। अब वो हांटी आंडी की तरफ देखते हुए चिल्ला कर कहता है हांटी आंडी अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं तेरे हान क्लान को इस पूरे दुनिया से ही मिटा दूंगा। उसके बाद ये बोलते ही शोयान फटाक से अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को चारों तरफ फैलाने लगता है। तो इस चीज को सेंस करके हांटी आंडी भी सरप्राइज हो जाता है कि सिर्फ 15 दिन के दौरान आखिर ये लड़का अपने सोल स्ट्रेंथ को इतना ज्यादा आखिर कैसे बढ़ा सकता है भला। अब आंटी आंटी चिल्ला कर कहता है डिस्टेड सोल, क्या बात है शोयान। अब आंटी आंटी की ऐसी बातों को सुनकर शाओ झान जो कि उस चेन से जकड़े हुए थे वो अचानक से होश में आ जाते हैं। अब वो धीरे से अपने सर को उठाकर अपने बंद हुए आंखों को खोलने की कोशिश करते हैं। अब वो फाइनली जैसे ही शोयान को देखते हैं वो रोने लगते हैं। अब वो हॉर्स आवाज में कहते हैं एनर। तो गाइस फाइनली शोयान का एक मिशन तो कंप्लीट हुआ जो कि सबसे ज्यादा मायने रखता था उसके लिए, वो थे उसके पिताजी। और अब फाइनली शोयान उनको मिल पाया है। तो आखिर अब शोयान उनको हान क्लान के चंगुल से छुड़ा पाता है कि नहीं, वो तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा, क्योंकि यहीं पर ही खत्म होता है आज का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट।
तो गाइज आज का नोवेल पार्ट आपको कैसा लगा, आप प्लीज 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 मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाते जाते वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलो बाय।